बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लीगल फोरम में आप सबको खुश आमदीद। आज हम आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं सीआरपीसी के लिए। तो चलिए हम आज सीआरपीसी को शुरू करते हैं। सीआरपीसी का ये हमारा पहला लेक्चर है, तो हम स्टार्ट से शुरू करते हैं इसको। स्टार्ट डेफिनेशन। सबसे पहले हमने चार्ज को डिस्कस करना है। डायरेक्ट आप चार्ज फाइल नहीं कर सकते, मतलब डायरेक्ट चार्ज आप क्रिएट नहीं होता। आप पे जाते हैं पुलिस के पास, कंप्लेंट दाखिल करते हैं, पुलिस के बाद जो है एफआईआर करती है। एफआईआर करने के बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है और उसके बाद कोई अगर चार्ज बनता है तो वो फिर आपके ऊपर चार्ज क्रिएट करती है पुलिस। अब चार्ज जब क्रिएट हो जाता है, चार्ज क्रिएट होने के बाद क्या होता है, ट्रायल शुरू होता है। ठीक है, और ये यहाँ पे हम चार्ज डिस्कस करते हैं, ये चार्ज होता है, और यहाँ सिविल कोर्ट सिविल केस में क्या होती है, प्लेंट होती है। अब चार्ज की अगर हम डेफिनेशन देखें, इट इज अ स्पेसिफिक लिस्ट ऑफ एलिगेशन लेवर्ड बाय द प्रोसिक्यूशन अगेंस्ट द अक्यूज्ड बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ ट्रायल। ये ट्रायल से पहले जब चार्ज स्टेब्लिश हो गया, जब चार्ज क्रिएट हो गया, तो उसके बाद ट्रायल शुरू होता है। उसके बाद आते हैं कॉग्निजेबल ऑफेंस। कॉग्निजेबल ऑफेंस वो होते हैं जिसमें पुलिस को वारंट नहीं चाहिए होता है किसी बंदे को अरेस्ट करने के लिए, मतलब वो, और वो जो ऑफेंसेस होते हैं वो नॉन बेलेबल होते हैं, आपको उनकी बेल भी नहीं मिल सकती। मतलब पुलिस को आपको अरेस्ट करने के लिए हर क्राइम में आप उसमें क्या चाहिए होती है, वारंट चाहिए होता है। लेकिन कुछ ऑफेंसेस ऐसे होते हैं जिनको हमने कॉग्निजेबल कहा हुआ है, और वो एट द एंड ऑफ द सीआरपीसी वो बताए गए हैं कि वो कौन कौन से कॉग्निजेबल ऑफेंस होते हैं और जिनमें आपको वारंट की जरूरत नहीं पड़ती। उसके बाद ये कंप्लेन। अब कंप्लेन क्या होती है, सबसे पहले आप पुलिस को रिपोर्ट करते हैं कि भाई मेरे साथ ये हुआ है, मेरे साथ किसी ने ये फ्रॉड किया है, मेरे साथ किसी ने मुझे मतलब जख्म पहुंचाया है, मेरे किसी अपने मतलब किसी अपने को उसने कत्ल किया है। तो आप पहले रिपोर्ट करते हैं पुलिस को अंडर सेक्शन 154। फिर पुलिस को देख के क्या करती है, आपकी एफआईआर करती है। अब एफआईआर अगर नहीं करती पुलिस, तो आपने सेक्शन 200 के तहत, सेक्शन 200 सीआरपीसी के तहत आप जाते हैं मजिस्ट्रेट के तहत, और मजिस्ट्रेट को बोलते हैं, वो मजिस्ट्रेट के पास आपको कंप्लेन दर्ज करवाते हैं। फिर मजिस्ट्रेट ऑर्डर करता है एफआईआर के लिए। उसके बाद अगर आपकी एफआईआर हो गई और पुलिस एक रिपोर्ट तैयार करती है, और पुलिस जब इन्वेस्टिगेशन कर रही होती है तो पुलिस ये कहती है जिस बंदे ने इल्जाम लगाया है, जिस बंदे पर, वो इल्जाम झूठा है, तो पुलिस एक खारजी रिपोर्ट जिसे हम कहते हैं एक्यूटल रिपोर्ट तैयार करती है और पुलिस वो कोर्ट में जमा करवाती है। अगर वो कोर्ट से एक्सेप्ट कर लेती है तो जो बंदा अरेस्ट हुआ है उसको रिलीज किया जाता है, उसको मतलब उसको छोड़ दिया जाता है। अब जो बंदा, अगर पुलिस जो एक्यूटल रिपोर्ट है पुलिस की, अगर कोर्ट से एक्सेप्ट नहीं करती, फिर जो कोर्ट है अपना ट्रायल को शुरू करती है। अब यहाँ पे जो बंदा अक्यूज था, ठीक है, अब एक्यूटल रिपोर्ट पे क्या हो गया, रिहा हो गया है, तो अब उसके पास 3 रेमेडीज हैं उस बंदे के खिलाफ जिसने इसके ऊपर झूठी एफआईआर करवाई है। पहला, सबसे पहला कौन सा कि 182 जो सेक्शन है पीपीसी का, उसके अंडर उसके उसके खिलाफ एफआईआर करवाएगा, या वो डैमेजेस के लिए सूट फाइल करेगा, या वो क्या करेगा, सूट फॉर मैलिशियस प्रोसिक्यूशन, मतलब अंडर टॉर्ट। ये आपको रेमेडी मिलेगी अंडर द टॉर्ट्स। अब उसके बाद हमने सेक्शन 22A और 22B को डिस्कस करना है। ये सिंपल था डेफिनेशंस के बारे में। अब हम आते हैं सेक्शन 22A 22B में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है रिगार्डिंग द सीआरपीसी। सीआरपीसी में ये बहुत सारे बहुत ही इंपॉर्टेंस के हामिल सेक्शंस हैं, सेक्शन 22A और सेक्शन 22B। अब 22A क्या कहता है, जब पुलिस आपकी एफआईआर रजिस्टर नहीं कर रही तो आप डायरेक्ट सेशन कोर्ट जा सकते हैं और वहां पे आप एफआईआर रजिस्टर करवा सकते हैं। या पुलिस रजिस्टर कर ली एफआईआर, पुलिस अभी इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रही, तो आपने 22A के तहत आप सेशन जो ऑफिसर है पीस का, उसके पास जाएंगे और वहां पे जाके उसको ये कहेंगे कि भाई पुलिस को डायरेक्ट करें कि वो इन्वेस्टिगेशन वगैरह करे। अब 22B, अब जैसे हमने पढ़ा था सीपीसी में प्लेंट होती है। अब प्लेंट को आप अमेंड कर सकते हैं जब भी आपको मतलब लगे कि मैंने किसी पार्टी को बुलाना है, मैंने कोई फैक्ट नहीं डालना है, तो आप उस प्लेंट को अमेंड कर सकते हैं इन द सीपीसी। ठीक है, सिविल केस में आप प्लेंट को अमेंड कर सकते हैं। फिर वो एप्लीकेशन देते हैं, एप्लीकेशन देने के बाद वो जो अमेंडेड प्लेंट होती है आप वो कोर्ट में जमा कराते हैं, और जो लास्ट अमेंडेड प्लेंट होती है उसके तहत आपका फैसला सुनाया जाता है, आपका केस डिसाइड किया जाता है। लेकिन यहाँ पे आपने सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट देनी होती है। सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट का उर्दू में कहते हैं ततीमा बयान, कि भाई आपने, अब देखो कोई फैक्ट आपसे मिस हो गया, कोई पार्टी आपसे मिस हो गई, किसी का आपने नाम देना था वो मिस हो गया, आपने अब वो चेंज कराना है, तो आप उसके देते हैं सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट। जब अगर पुलिस अगर सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट आपकी नहीं दाखिल कर रही होती, नहीं रजिस्टर कर रही होती, तो आप क्या करते हैं, सेक्शन 22B की सेशन कोर्ट में एप्लीकेशन देते हैं, वो वहां पे जाके रजिस्टर करवाते हैं। तो सेक्शन 22A इसके बारे में बताता है, अगर कोई एफआईआर रजिस्टर नहीं करा तो आप एफआईआर के लिए जाते हैं। अगर 22B ये बताता है कि आपकी अगर कोई सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं करा तो आप उसके लिए सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट को रिकॉर्ड कराने के लिए 22B को चूज करते हैं। 28 को डिस्कस करना है। सेक्शन 28 स्टार्ट होता है चैप्टर नंबर 3 से, पावर ऑफ द कोर्ट्स।
अब यहाँ पर कोर्ट्स की पावर कौन कौन सी है, क्या क्या पावर्स हैं, अब वो हमें बताया जाता है इसको इन सेक्शंस में, इस चैप्टर में। अब सेक्शन 28 बताता है कि वो कौन जो भी ऑफेंसेस पीपीसी ने डिफाइन किए हुए हैं वो हम हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट या जो स्पेशल कोर्ट्स हैं जैसे एंटी टेररिज्म कोर्ट हो गई, एंटी नारकोटिक्स कोर्ट हो गई, वहाँ पे हम ये जो पीपीसी की जो भी क्राइम्स है इनके ये जो भी क्या कहते हैं ऑफेंसेस हो गए इनको यहाँ पे सुना जाएगा, ठीक है, इनके क्राइम्स यहाँ पे डिसाइड किए जाएंगे। और उसके बाद जो सेक्शन 29 एक्चुअली 29 जो बी है वो बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। वो कहता है कि जो भी बंदा, जो भी क्रिमिनल मतलब जिसके ऊपर कोई भी इल्ज़ाम लगाया गया, अक्यूज को सबसे पहले, चाहे वो बच्चा हो कोई भी हो, उसको सबसे पहले मजिस्ट्रेट के पास लाया जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद सेक्शन 30 है। सेक्शन 30 कहता है ऑफेंस इज नॉट पनिशेबल विद द डेथ, नॉट पावर ऑफ मजिस्ट्रेट। अब देखें, ऑफेंस इज नॉट पनिशेबल विद द डेथ, दिस इज द पावर ऑफ द मजिस्ट्रेट, ठीक है। पावर ऑफ मजिस्ट्रेट क्या है कि वो जो भी पनिशमेंट, डेथ के अलावा बाकी सारी पनिशमेंट दे सकते हैं। वो डेथ तो नहीं दे सकता लेकिन डेथ के अलावा बाकी सारी पनिशमेंट दे सकते हैं। अब उसके अलावा सेक्शन 31 बताता है कि हाई कोर्ट एंड सेशन जजेस जो भी होते हैं ना, हाई कोर्ट एंड सेशन जजेस जो भी होते हैं वो हर पनिशमेंट दे सकते हैं। हाई कोर्ट कैन गिव एनी पनिशमेंट प्रिस्क्राइब्ड बाय लॉ। अब एनी सेंटेंस कैन बी पास बाय द हाई कोर्ट जज प्रिस्क्राइब्ड बाय द लॉ, दैट कैन बी लाइफ इम्प्रिजनमेंट, दैट कैन बी द डेथ सेंटेंस, ओके। तो वो डेथ सेंटेंस के साथ साथ लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी दे सकते हैं। लेकिन जो सेशन कोर्ट के जज होते हैं, एडिशनल जज होता है, वो कोई भी लॉ पास कर सकता है, लेकिन जो डेथ पनिशमेंट होगी विद द परमिशन ऑफ, विद द कंफर्मेशन ऑफ द हाई कोर्ट। अब जो सेशन कोर्ट कोई भी किसी को पनिशमेंट देता है, डेथ की पनिशमेंट, तो वो विद द कंफर्मेशन ऑफ द हाई कोर्ट, वो खुद ऐसे नहीं देता। और उसके बाद इसका सेक्शन 31 का सब सेक्शन 3 कहता है कि जो असिस्टेंट सेशन जज होता है, असिस्टेंट सेशन जज, वो हर सजा दे सकता है एक्सेप्ट डेथ सेंटेंस, या वो पनिशमेंट जिसका तकरीबन 7 साल से मतलब क्या कहते हैं जो ज्यादा हो रही है इम्प्रिजनमेंट, वो दे सकता है। लेकिन उसके अलावा ये डेथ पनिशमेंट नहीं दे सकता, ठीक है। डेथ पनिशमेंट असिस्टेंट सेशन जज का पावर नहीं है कि वो डेथ सेंटेंस दे सके। अब एक सेक्शन 30 मजिस्ट्रेट होता है इस्लामाबाद में। सेक्शन 30 मजिस्ट्रेट हम उसे कहते हैं कि इस्लामाबाद में सेक्शन 30 मजिस्ट्रेट वो होता है कि उसके पास फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट, सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट, थर्ड क्लास मजिस्ट्रेट की सारी पावर्स एक के पास होती हैं। तो सेक्शन सिर्फ ये इस्लामाबाद में सेक्शन 30 मजिस्ट्रेट होता है। इन ऑल अदर प्रोविंसेस देयर आर फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट, सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट, थर्ड क्लास मजिस्ट्रेट। वहाँ पे मजिस्ट्रेट की टाइप्स बनी हुई है, कैटेगरीज बनी हुई है, क्लासेस बनी हुई है। लेकिन इस्लामाबाद को मजिस्ट्रेट क्या कहते हैं, सेक्शन 30 मजिस्ट्रेट, ठीक है। उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा पावर्स होते हैं कंपेयर टू द मजिस्ट्रेट ऑफ द क्लासेस और डिफरेंट क्लासेस, ठीक, फर्स्ट सेकंड थर्ड, उनसे इसके पास थोड़ी ज्यादा पावर्स होती हैं। अब जो सेंटेंसेस, अच्छा, जो अब फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट क्या करता है, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट हैज पावर टू आपको पनिशमेंट कितनी दे सकता है, 3 साल की पनिशमेंट दे सकता है, और उसके साथ वो 45,000 का आपको फाइन कर सकता है। और जो सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट होता है वो आपको 1 साल की पनिशमेंट के साथ 15,000 का फाइन कर सकता है, उससे ज्यादा नहीं कर सकता। मतलब इट शुड नॉट एक्सीड 1 ईयर, ड्यूरेशन ऑफ 1 ईयर। और उसके बाद इम्प्रिजनमेंट फॉर 1 मंथ एंड 3,000 फाइन। दिस इज द these are the powers of the थर्ड क्लास मजिस्ट्रेट। अब थर्ड क्लास मजिस्ट्रेट आपको 1 मंथ की सजा, 1 मंथ की कैद, और दूसरे उसके साथ साथ 3,000 का फाइन वगैरह लगा सकता है। अब उसके बाद जो सेक्शन 33 कहता है, 33 सेक्शन ये कहता है कि जो पनिशमेंट्स जो बंदे के ऊपर फाइन इम्पोज किया गया कि आपने ये फाइन पे करना है, अगर कोई फाइन पे नहीं कर सकता तो वो पनिशमेंट जो होगी वो जज क्या करेगा, उन पनिशमेंट्स को, जो मजिस्ट्रेट होगा उन पनिशमेंट को क्या करता है, इम्प्रिजनमेंट कवर कर देते हैं, ठीक है। मतलब अगर उसने अगर फॉर सपोज पे करने थे 45,000 पे करने थे, अब वो 45,000 पे नहीं कर सकता, तो उसके मुताबिक जज क्या करता है, उसकी इम्प्रिजनमेंट को मतलब क्या कहते हैं आगे बढ़ाता है, ठीक है। मतलब फाइन के बदले उसने क्या करना है, फिर कैद में वक्त गुजारना है, और जो कैद का वक्त होता है वो मेरे ख्याल में 1/4 से ज्यादा नहीं होता, ठीक है। वो 1/4 से ज्यादा नहीं होगा। अब उसके ये जो सिंपल ये बेसिक पावर ऑफ द कोर्ट्स ये इन्हीं सेक्शंस में बताए गए हैं, ठीक है। अब जो चीज हम डिस्कस करेंगे दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रोविजंस ऑफ द सीआरपीसी। अब वो कौन सी पहले 46 होती है। अब अरेस्ट हाउ मेड। अब आप जाएंगे, आप बंदे को बोलेंगे अरे बंदा इज्जत के साथ विद द रेस्पेक्ट इज कमिंग, ठीक है, वो आपसे ताउन कर रहा है, देयर इज नो नीड ऑफ हैंडकफ्स, ठीक है। अगर वो कोई आपके रास्ते में कोई हिंड्रेंस डाल रहा है तो आप उसको पकड़ने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर सकते हैं। सेक्शन 47 कहता है सर्च ऑफ द प्लेस। आपको शक है कि एक बंदा जो आपने जिसको आपने अरेस्ट करना है वो किसी घर में या किसी प्लेस में घुस गया है, तो आप उस चीज को सर्च कर सकते हो, उस प्लेस को सर्च कर सकते हैं, ठीक है। आप सर्च करके आप उस पर्सन को अरेस्ट कर सकते हैं वहां से। अब यहाँ पे इनग्रेस इज नॉट ऑब्टेनेबल, ठीक है, जहाँ पे आपको
मतलब ये सर्च या आपको एंट्री जहाँ पे आप टेनेबल ना हो, तो आप वहाँ पे क्या कर सकते हैं, अगर आप वहाँ पे ज़बरदस्ती घुस सकते हैं। हाँ, अगर वहाँ पे ज़्यादा ना एक्यूपेंसी है, अगर कोई फीमेल की ऑक्यूपेंसी है वहाँ पे, तो आप उनको परमिशन देंगे, आप उनको टाइम देंगे, इतना मतलब टाइम देंगे कि वो, और कुछ प्रोटोकॉल होते हैं आप लोगों को फॉलो करने होते हैं कि वो वहाँ से निकल जाएं, वो वहाँ से पर्दा कर लें। तो जो भी चीज़ मतलब जो वहाँ पे उनका कस्टम है, वो उनको फॉलो करने के लिए आप उनको टाइम दे देंगे। ठीक है। और सेक्शन 49 कहता है टू ब्रेक द डोर्स और विंडोज। आप देखें, आप एक बंदा घर में घुसा हुआ है और आप वो ओपन नहीं हो रहा, तो आप उस घर के विंडोज और डोर्स वगैरह को तोड़ सकते हो उसको अरेस्ट करने के लिए। आप देखिए, नो अननेसेसरी रेस्टोरेंट। अगर बंदा आपका अरेस्ट हो गया है, तो आपने अब उसको कोई अननेसेसरी रेस्टोरेंट नहीं करना। बस आपने इतना इंतजाम करना है कि वो वहां से भाग ना जाए, आपने उसकी escape को प्रिवेंट करना है। बाकी कोई अननेसेसरी रेस्टोरेंट वगैरह कोई अननेसेसरी रुकावट उसके लिए नहीं डालनी। अब जो सेक्शन 51 है, दैट इज रिलेटेड टू द पर्सनल सर्च। ठीक है। अब ये पर्सनल सर्च होता है, जो बंदा अरेस्ट होके आया है उसकी जेब में, उसके मतलब वॉलेट में क्या चीज़ पड़ी हुई है, उसको सर्च करने का हम बोलते हैं पर्सनल सर्च। मतलब किसी बंदे को आप सर्च करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड पर्सनल सर्च। वो कैसे करते हैं, आप सेक्शन 51 के तहत करते हैं। अब सेक्शन 51 के तहत उन्होंने कोई चीज़ आपसे ले ली है, तो आप सेक्शन 523 के तहत उस चीज़ को एप्लीकेशन देते हैं मजिस्ट्रेट को, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को आप एप्लीकेशन देते हैं। वो आपको उस चीज़ जो आपकी उसने ड्यूरिंग द सर्च अंडर सेक्शन 51 उन्होंने ली थी आपकी चीज़, आप वापस ले सकते हो। और उसके अलावा कोई चीज़ स्टोलन है, ठीक है, आपकी कोई चीज़ मतलब चोरी होके गई है, ठीक है, तो वो भी आप एप्लीकेशन देके वो भी आप वापस ले सकते हो। ठीक। अच्छा। उसके बाद सेक्शन 52 कहता है कि अगर कोई भी वुमन को सर्च करना, किसी भी औरत सर्च करना हो, तो उसके लिए कोई एक औरत होनी चाहिए, और वो जो डिसेंसी है उसकी, जो कहते हैं पूरा पर्दा है, उसको बरकरार रखा जाए। और मतलब कोई और मतलब कोई मतलब पब्लिक या ऐसी प्लेस ना किया जाए जहाँ पे कोई डिसेंसी वगैरह का ख्याल ना रखा जाए। मतलब पूरा पूरा का पूरा ख्याल रखा जाएगा डिसेंसी वगैरह का। उसके बाद सेक्शन 53, सेक्शन 53 और सेक्शन 103 को हमने साथ पढ़ना है। अब जो सेक्शन 53 है वो कहता है ऑफेंसिव वेपन्स। आपने जब उस बंदे को अरेस्ट किया, जिस जगह से अरेस्ट किया, तो उधर से आपको ऑफेंसिव वेपन्स मिले। क्या मिले? ऑफेंसिव वेपन्स मिले, या जो भी वहाँ जगह जो भी चीज़ मिलती है जब भी आप किसी बंदे को अरेस्ट करते हैं, और वहाँ से आपको कोई भी ये कहते हैं, जो उसने जिस जिस चीज़ से जुर्म किया है वो भी चीज़ आपको मिल जाती है। तो आपने क्या करना है, उस ऑफेंसिव वेपन की आपने एक रिपोर्ट बनानी है, डॉक्यूमेंट बनाना है। और डॉक्यूमेंट ऑफ दैट ऑफेंसिव रिपोर्ट में जो आपने ढूंढना है, उठाना है, वो किसके प्रेजेंस में उठाना है? टू इंडिपेंडेंट विटनेस की तरफ से उठाना है। ठीक है। और वो कौन कहता है? सेक्शन 103 कहता है। अब जिस जगह पे आप सर्च कर रहे हैं, उस जगह के आप दो बंदों को बुलाएंगे कि भाई आ जाए, हमने इस बंदे को पकड़ा है, और वहां पे ये क्या है, यहाँ पे हमें ये ऑफेंसिव ऑफेंसिव क्या मिला है? वेपन मिले हैं। तो आपने इस चीज़ की गवाही देनी है कि आपकी मौजूदगी में हमने ये ऑफेंसिव वेपन्स इस बंदे अक्यूज से हमने बरामद किए हैं, या उससे हमने ये पकड़े हैं। तो ये वो दो इंडिपेंडेंस का होना लाजमी है। जो पुलिस रिपोर्ट बनाती है ना, पुलिस एक रिपोर्ट बनाती है, ठीक है, उस रिपोर्ट के लिए होना इनका लाजमी है। उन रिपोर्ट के लिए इनका, इसको क्या बोलते हैं? फर्द मकबूजगी। अब फर्द बोलते हैं डॉक्यूमेंट को, मकबूजगी की मतलब उन्होंने क्या उस टाइम उसमें कब्जे में लिया। अब जो कब्जे में लिया जाएगा वो उसके इन द प्रेजेंस ऑफ इंडिपेंडेंट विटनेस लिया जाएगा। अगर कोई इंडिपेंडेंट विटनेस, कोई बंदा आने से इनकार करता है, वो डर रहा होता है पुलिस से या किसी भी चीज से डर रहा होता है, तो उसको 187 सेक्शन 187 ऑफ द पीपीसी पाकिस्तान पिनल कोड में, अगर कोई बंदा इस चीज से इनकार करता है, तो दैट इज एन ऑफेंस, और उसके तहत बंदे को अरेस्ट भी किया जा सकता है। उसके तहत बंदे को अरेस्ट भी कर सकते हैं। अब फॉर सपोज आप जब कोर्ट में पुलिस रिपोर्ट ये डॉक्यूमेंट पेश किया जाए, तो आप पुलिस से पूछ सकते हैं, आप उनसे सवाल उठा सकते हैं कि भाई अगर आप ये देखें जो आपने फर्द मकबूजी बनाया है, ठीक है, ये जो फर्द मकबूजी आपने बनाया है, तो ये किसकी प्रेजेंस बनाया था? तो वो कहेंगे हमारे पास इंडिपेंडेंट विटनेस नहीं थे, तो हमने जो पुलिस वाले थे हमने उनको बुला लिया, या जो हमारे साथ पुलिस वाले थे हमने उनको बुला लिया। अब पुलिस वाले इंडिपेंडेंट विटनेस तो नहीं थे, तो ये जो फर्द मकबूजी ये गलत हो जाता है फिर। अगर कोई इसमें इंडिपेंडेंट आपने विटनेस को शामिल नहीं किया, या आपने अपने पुलिस वालों को शामिल किया, तो दैट फॉर द मकबूजगी इज नॉट वैलिड, वो वैलिड नहीं होता। ठीक है। तो आप वो वकील आपसे ये भी पूछ सकता है पुलिस वाले से कि भाई आपने, जब आपको पता था कि अगर वो 103 के तहत नहीं आता, तो आपने उसको अरेस्ट क्यों नहीं किया, आपने ये इकदाम क्यों नहीं किए? ठीक है। तो ये अगर उसमें आपने इंडिपेंडेंट विटनेस को इंक्लूड करना लाजिम होता है, इंडिपेंडेंट विटनेस को इंक्लूड करना लाजिम होता है आपके लिए। अब ये क्या था? सेक्शन 53। ठीक है। आप ये पर्सनल सर्च नहीं है, पर्सनल सर्च कौन सी है? सेक्शन 51 वाली। और ये कौन सर्च है? ये फर्द मकबूज की। ठीक है। दिस इज अ मेमो ऑफ सर्च, इसको हम मेमो ऑफ सर्च कहते हैं। इसको ठीक है, और इसको कहते हैं फर्द मकबूज की। फर्द बोलते हैं डॉक्यूमेंट को, और मकबूज इसको बोलते हैं कब्जा करने को बोलते हैं। अच्छा। अब ये तो थी वो चीजें। अब एक बंदा है, सेक्शन 1550 में ये कहते कहा गया है
कि एक बंदा है, उसके पास फास्ट सपोज बाइक है, बाइक लेके जा रहा है और पुलिस को रोकती है। पुलिस जब रोकती है, पुलिस से डॉक्यूमेंट्स तलब करती है उस बाइक के, वो कहता है कि मेरे पास इसके डॉक्यूमेंट्स नहीं है। तो पुलिस को ये सस्पेक्ट होगा कि भाई ये जो पुलिस मतलब ये जो जिसके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो ये शायद इसके पास ये गाड़ी चोरी की है। तो वो चोरी की जो गाड़ी होगी वो आपने रिकवर कैसे करनी होती है? सेक्शन सील आपने ये सेक्शन 550 के तहत, ठीक है। तो वो पुलिस उसको सीज कर सकती है। फिर आपने अगर अपनी प्रॉपर्टी वापस लेनी हो, जो मेमो सर्च में या आपकी प्रॉपर्टी स्टोर हो गई थी, अब वो आप पुलिस को मिल गई है, तो आप पुलिस के पास आके जो एप्लीकेशन आप एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट से साइन करवा के आए, अप्रूव करवा के आए, वो पुलिस को दिखाएंगे और सेक्शन 51 और सेक्शन 51 के तहत अपनी चीज़ और अपनी स्टोलन चीज़ वापस ले जा सकते हैं पुलिस से। इसके बाद सेक्शन 54 हमें यह बताता है कौन कौन से केसेस ऐसे होते हैं या कौन कौन से जुर्म ऐसे होते हैं जिनमें हमें वारंट की जरूरत नहीं पड़ती। तो आइए हम उनकी तरफ चलते हैं। पहले कौन सी, आपके पास एक क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि वाकई क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन, उसमें कोई शक ना हो, बिल्कुल ऐसी इन्फॉर्मेशन हो जिसके ऊपर आपको कोई शक ना हो, तब आप जाके किसी बंदे को अरेस्ट कर सकते हैं विदाउट वारंट। और उसके बाद होता है डिस्ट्रक्टिव टूल, किसी के पास हो, कोई ऐसा आला हो, कोई ऐसी वेपन हो, कोई ऐसा वेपन हो, कोई ऐसा मटेरियल हो किसी के पास जो मतलब उस टाइम उसको उठाने का या उसके पास होने का उस टाइम मतलब कोई तुक नहीं बनती। फॉर सपोज एक बंदा है, रात को 1 बजे 2 बजे ना कोई लाइक हैमर वगैरह कोई हथौड़ा वगैरह उसके हाथ में है या कोई जा रहा है, तो वो उससे मतलब पुलिस को पकड़ सकती है विदाउट वारंट, ठीक है। उस वारंट के लिए पुलिस को जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब रात को वो क्या करेगा जाके, ठीक है, किधर जा रहा है, किसकी क्या कहते हैं वो मतलब किसके घर के प्लम्बर वगैरह को रिपेयर करने जा रहा है। तो द ऑर्डिनरी प्रूडेंट मैन विल थिंक दैट ही इज गोइंग टू डिस्ट्रॉय एनीवन्स प्रॉपर्टी, या किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए जा रहा है। अब तीसरा होता है एब्सकॉन्डर, जिसको प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर बोलते हैं, कि भाई अगर कोर्ट ने उसको इश्तिहारी करार दे दिया, एब्सकॉन्डर हो गया, फरार हो गया, तो उसे भी पुलिस विदाउट, अगर किसी वजह पुलिस को मिल जाए विदाउट वारंट, ही कैन बी अरेस्टेड। उसके बाद सस्पेक्टेड टू बी स्टोलन, अब कोई गाड़ी है आपके पास, आपके पास उसके डॉक्यूमेंट्स नहीं है। जब आपके पास उसके डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे तो पुलिस ये समझेगी कि ये चोरी की गाड़ी है, तो पुलिस आपको उस टाइम भी अरेस्ट कर सकती है कि उस बंदे के पास जो भी क्या कहते हैं चीज़ें हो सकता है वो चोरी की हुई है, तो उस बंदे को अरेस्ट किए जा सकते हैं। और उसके बाद जो हिंड्रेंस डालता है कोई भी पुलिस को, या किसी भी जो ड्यूटी परफॉर्म कर रही थी पुलिस, उसको कोई रुकावट डालता है, तो उसको भी विदाउट वारंट अरेस्ट किया जा सकता है। अब जो डिजर्ट होता है, भगोड़ा होता है किसी भी आर्म्ड फोर्सेस से, तो उसको भी विदाउट वारंट अरेस्ट किया जा सकता है। और अर्जेंट नीड ऑफ अरेस्ट, ये कोई और जो अर्जेंट नीड हो जाए अरेस्ट की, ठीक है, लाजमी होता है भाई, वरना भाग जाएगा, वरना किसी कत्ल कर देगा या कुछ ऐसा कर देगा, तो उसमें भी आपको वारंट की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये तो सिंपल था किसके बारे में, अरेस्ट विदाउट वारंट। अब कौन सी, अब 55 वेगाबाउंड्स हैबिचुअल अफेंडर्स। अब एक बंदा ऐसा है जब पुलिस को देखता है तो खुद उस पुलिस से ना छुप छुप के निकलने की कोशिश कर रहा होता है, तो उसको भी पुलिस विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकती है, उसको पुलिस अरेस्ट कर सकती है, ठीक है। और उसके बाद किसी और एक बंदा है, फॉर सपोज ये अक्सर यहाँ पे सिटी में तो बंदा फील नहीं करता, लेकिन जो गाँव होते हैं या जो क्या कहते हैं छोटे छोटे सिटीज होते हैं, टाउन होते हैं, वहाँ पे अगर बंदा किसी दूसरे बंदे के को देख ले पुलिस, अब उसका मतलब उसी टाइम ऐसे टाइम पे देख ले जिस टाइम उसका काम ना हो। फॉर सपोज रात के, ठीक है, उसको देख ले वहाँ पे, मतलब रात के आखिरी हिस्से में देख ले उसको वहाँ पे, तो उसका कोई काम नहीं होता वहाँ पे, तो अगर वो उधर पाया जाता है तो पुलिस उसको भी अरेस्ट कर सकती है। और जो एक आदि मुजरिम होता है, हैबिचुअल ऑफेंडर होता है, उसको भी पुलिस अरेस्ट कर सकती है जब उसको कहीं पे दिख जाए कि हाँ भाई वो किसी ऐसे टाइम पे कहीं ऐसी जगह पे घूम रहा है जहाँ पे उसको मतलब हो सकता है कि वो वहाँ पे कोई चोरी कर सकता है, वहाँ पे कोई ट्रेसपास वगैरह कर सकते हैं। अब प्राइवेट पर्सन कैन अरेस्ट, अब कोई बंदा है जिसको वो पुलिस ऑफिसर तो नहीं है, उसके पास अख्तियार नहीं अरेस्ट करने के लिए, लेकिन वो किसी को जुर्म से रोकने के लिए उसको पकड़ सकता है, फिर वो पुलिस को इन्फॉर्मेशन देगा और पुलिस आके उसको अरेस्ट कर लेगी। तो प्राइवेट पर्सन अरेस्ट करता है और उसके बाद पुलिस आके उसको री अरेस्ट करती है। अब जो सेक्शन 60 होता है वो कहता है आपने जिस बंदे को अरेस्ट किया उसको मजिस्ट्रेट के पेश करना है और विद इन 24 आवर्स करना है, ये सेक्शन 24 सेक्शन 61 कहते हैं, ठीक है। अब अगर आप सेक्शन 24 के तहत नहीं करते तो फिर आपके अगेंस्ट भी लाइक ये हेबियस कॉर्पस वगैरह का भी आपके ऊपर इल्जाम लग सकता है, मतलब पुलिस के अगेंस्ट आप जा सकते हैं कि भाई उसको पेश करना था लेकिन उसने पेश नहीं किया, तो ये पुलिस ने भी क्या कहते हैं पुलिस के अगेंस्ट आप रिपोर्ट फाइल कर सकते हैं इन फ्रंट ऑफ द मजिस्ट्रेट। अब सेक्शन 63 है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हियर। अब सेक्शन 53, सेक्शन 249A एंड सेक्शन 249 ओनली। सेक्शन 63 वो बताता है डिस्चार्ज के बारे में। अब डिस्चार्ज कौन करता है, डिस्चार्ज करती है पुलिस। अब पुलिस ने देखा बेल के ऊपर या मजिस्ट्रेट का मतलब उनको ग्रांट करता है परमिशन कि हाँ पे आप इसे डिस्चार्ज कर सकते हैं, अगर उसको डिस्चार्ज किया जाए तो उससे हम क्या कहते हैं मतलब प्री ट्रायल से उसको डिस्चार्ज किया जाए, ठीक है। तो अब देखें वो बेल पे रिलीज हो गया, अब कोई उसने ऑफेंस ऐसा किया था जो बेलेबल ऑफेंस था,
तो उसने अब जो ऑफेंस किया उसको डिस्चार्ज किया गया ऑन द बेल, किसी भी सिक्योरिटी बॉन्ड के तहत उसको क्या कहते हैं उसको रिलीज किया गया है, ठीक है, नॉट रिलीज बट डिस्चार्ज किया गया है। तो वो रिकॉर्ड वो क्या होता है, प्री ट्रायल होता है, वो क्या होता है प्री ट्रायल, उसको डिस्चार्ज करते हैं और उसके ऊपर किसी चार्ज वगैरह का कोई फ्रेम नहीं होता, अभी उसके ऊपर मतलब चार्ज नहीं लगा, ठीक है। मैंने आपको पहले बताया था चार्ज डायरेक्ट नहीं लगता, चार्ज लगने के बाद फिर ट्रायल शुरू होता है, चार्ज लगने से पहले ट्रायल शुरू नहीं होता। अब चार्ज में आप बताते हैं कि इसके ऊपर इल्जाम कौन सा लगा हुआ है, ठीक है, वाकई वो इल्जाम है कि नहीं है, वो प्रूवेबल है कि नहीं है, तो वो आपने चार्ज को डिसाइड करने के बाद ट्रायल शुरू होता है। लेकिन जो डिस्चार्ज होता है वो आप बिफोर चार्ज कर सकते हैं, ठीक है। तो वो किसी भी बॉन्ड पे, किसी भी सिक्योरिटी बॉन्ड पे वो खुद किसी या बेल पे वो खुद को डिस्चार्ज कर सकता है, ठीक है। और वो किसकी परमिशन होता है, विद द परमिशन ऑफ द मैजिस्ट्रेट होता है। उसके बाद सेक्शन 249A है, उसमें क्या होता है अक्यूटल के बारे में होता है। अब अक्यूटल अब क्यों होगा, अक्यूटल ऐसा होगा कि अक्यूटल कब होगा, पहली बात तो अक्यूटल कब होगा, अक्यूटल होगा ड्यूरिंग द ट्रायल के दौरान एंड आफ्टर फ्रेमिंग ऑफ द चार्ज। अब चार्ज आपके ऊपर फ्रेम हो गया, अब ट्रायल चल रहा है, ठीक है। अब आपको मैजिस्ट्रेट समझता है कि वहां पे कोई भी प्रोबेबिलिटी नहीं है कि उस बंदे की अक्यूज होने की, या जो चार्ज है वो ग्राउंडलेस है, चार्ज का कोई ग्राउंड नहीं है। तो इस दो बातों को देखते हुए जो मैजिस्ट्रेट है, कोई जज है, वो आपको अक्यूट कर सकता है। और जब अक्यूट करने के बाद आपको दोबारा उसी कोर्ट में सेम केस के लिए नहीं बुलाया जा सकता, लेकिन जब डिस्चार्ज आप हो सकते हैं तो आपको सेम जगह पे आपको दोबारा बुलाया जा सकता है जहां से आप डिस्चार्ज हुए हैं, ठीक है। तो आप कोर्ट वगैरह में आ सकते हैं। जो डिस्चार्ज होता है वो डिस्चार्ज अगर आपने करना है, डिस्चार्ज ऑर्डर इज नॉट अपीलेबल, डिस्चार्ज ऑर्डर ना अपील कर सकते हैं ना रिवाइज करवा सकते हैं। लेकिन ये जो अक्यूटल ऑर्डर होता है इसको आप अपील भी करो, रिवाइज भी कर सकते हैं, अपील भी कर सकते हैं। अब अपील आप तब करवा सकते हैं जब ये आपके अगेंस्ट, जब ये क्या हो गया जब ये आपके अगेंस्ट, ठीक है, आपके अगेंस्ट अगर ये आ जाता है तो आपने क्या करना है, अगर ये आपकी अक्यूज ने क्या किया, एक 249 की एप्लीकेशन फाइल की है, ठीक है, और 249 की एप्लीकेशन फाइल की है, वो रिजेक्ट हो गई है, डिसमिस हो गई है। डिसमिस होने के बाद आपके पास रिवाइज क्या है, एप्लीकेशन है, ठीक है। जिस बंदे ने फाइल की उसके बाद रिवाइज की एप्लीकेशन है। अब जिस बंदे ने क्या कहते हैं केस फाइल किया हुआ था, अब वो अपील कर उसका अगर वो चार्ज उसका जो उसने जो ये रिपोर्ट अक्यूटल वाला रिपोर्ट पब्लिक क्या कहते हैं एक्सेप्ट हो गई है, तो जिस बंदे ने केस किया था वो अपील कर सकता है उसके ऊपर 249A के तहत उसके ऊपर अपील कर सकते हैं। अब 249 क्या कहता है, दैट इज स्टॉप ऑफ प्रोसीडिंग को स्टॉप करवाना। जो अगला बंदा है कंप्लेंट है वो नहीं आता, वो गैर हाजिरी से, तो फिर उसको आपकी जो प्रोसीडिंग्स है उसको स्टॉप किया जा सकता है, ठीक है। तो दिस वाज ये जो थोड़ा बहुत इसके बारे में था। अब यहाँ पे देखना आपने अरेस्ट, ये इनके फिर ग्राउंड्स हैं वो मैं आपको बताने लगा हूँ थोड़ी देर में। और उसके बाद आपने क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन, ये जो अर्जेंट, ये सारा का सारा क्या होता है, ये आपने विदाउट वारंट आपने कर सकते हैं। लेकिन यहाँ 55 भी आपको ये पावर देता है कि उसको आप अरेस्ट कर सकते हैं, वेगाबाउंड्स को, हैबिचुअल ऑफेंडर्स को। और उसके साथ साथ जो प्राइवेट बंदा भी अरेस्ट कर सकता है, फिर मजिस्ट्रेट के पास आपने 24 घंटे के अंदर पेश करना है, अगर नहीं किया तो फिर वो पुलिस वाला उसके लिए लायबल होगा। फिर सेक्शन 63, 249A और 249 इनको आपने साथ मिला के पढ़ना है। आपने इनके बीच में चार्ज और जो अक्यूटल है इनके बीच में फ़र्क आपने जानने की कोशिश करनी है। जो चार्ज होता है, सॉरी जो डिस्चार्ज होता है वो बिफोर द ट्रायल एंड बिफोर द फ्रेमिंग ऑफ चार्ज होता है, बट द अक्यूटल इज आफ्टर द फ्रेमिंग ऑफ चार्ज एंड ड्यूरिंग द ट्रायल होता है। और उसके बाद अब जो अक्यूटल है आप उसको रिवाइज कर सकते हैं, आप उसकी अपील के लिए जा सकते हैं। अपील के लिए कौन जाएगा, जिसने केस किया हुआ था। अगर फॉर सपोज मेरे खिलाफ किसी ने केस किया है, अब मैंने इसके अक्यूटल की एप्लीकेशन दिया, जज समझता है कि वो जो क्या कहते हैं जो चार्ज वाला फ्रेम किया गया वो ग्राउंडलेस है, तो वो मुझे अक्यूटल की ग्रांट करता है एप्लीकेशन की तरह, ठीक है, मुझे अक्यूटल ग्रांट करता है। तब वो जो दूसरा बंदा जिसने मेरे ऊपर केस किया था, तो वो अपील कर सकता है उसकी चार्ज उस ऑर्डर के अगेंस्ट। मैं क्या कर सकता हूँ उसके अगेंस्ट, मेरे पास ऑप्शन है कि मैं उसको रिवाइज आगे करवा सकता हूँ। अब देखिए पुलिस आपको फिर सेम कोर्ट मतलब इन द केस ऑफ अक्यूटल, अगर कोर्ट आपने अक्यूट कर दिया, मजिस्ट्रेट ने आपको अक्यूट कर दिया, तो आपको दोबारा सेम कोर्ट में सेम केस के लिए नहीं बुलाया जा सकता। लेकिन डिस्चार्ज की सूरत में आपको दोबारा बुलाया जा सकता है, बार बार तलब किया जा सकता है।